आप सभी को आज के इस जूम मीटिंग के ऊपर अपना टाइम आएगा कार्यक्रम में स्वागत है। श्रद्धेय श्री आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हमारे सभी गुरुवरों के, सभी साधु संतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय महावीर। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, सभी पार्टिसिपेंट्स का, और खास तौर से आज के हमारे मुख्य वक्ता श्री सुखदेव जैन, जो कि सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अग्रणी हैं और जिनका अपना एक विशिष्ट पहचान है सूरत के टेक्सटाइल उद्योग में। मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल जी कोटेचा का। आज का ये जो कार्यक्रम है ये बहुत ही यूनिक है, क्योंकि सूरत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो जैसा कि अभी आपने वीडियो में भी देखा, जो अपने एक फिलर की तरह आपको दिखाया था, कि काफी एक संघर्षपूर्ण स्थिति से आज गुजर रही है। इनफैक्ट पूरे देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री संघर्षपूर्ण दौर से गुजर रही है। तो मैं सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा प्रियंक जी जैन, हमारे टीपीएफ सूरत के सचिव, कि वो मंगलाचरण से कार्यक्रम की शुरुआत करें, फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सादर जय जिनेंद्र। मैं सभी से अनुरोध करूंगा 1 मिनट के लिए अपना हाथ विनम्रता से बंद करें, आंखें बंद करके नमस्कार महामंत्र का जाप करें एक बार। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणम, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम, ओम ह्रीं नमो लोवे सवसाहुणम, एसो पंच नमोकारो सवपावपणासनो, मंगलानंच सवेसी पद्मं हवै मंगलम। जय महावीर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंक जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के श्री निर्मल जी कोटेचा, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, कि वो तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम की तरफ से आप सभी का स्वागत करें। परम पूज्य महातपस्वी शांति दूत आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सभक्ति वंदन। तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम सूरत के अध्यक्ष भाई राहुल जी, सेक्रेटरी प्रियंक जी, सभी पदाधिकारीगण, सभी टीपीएफ के सदस्यगण, हमारे सभी अन्य संस्थाओं से पधारे हुए पदाधिकारीगण, सभी से मेरा सादर जय जिनेंद्र एवं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम की जो हमारी सक्रियतम शाखाओं में से एक सूरत शाखा, जो निरंतर इस कोरोना काल में, लॉकडाउन के पीरियड में अपने नए नए प्रोग्राम्स लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रही है। सर्वप्रथम मैं सूरत शाखा को और उसकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, तेरापंथ धर्म संघ की एक संगठन मूलक संस्था है। 10-12 वर्ष पहले आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के शासनकाल में यह संस्था अस्तित्व में आई और तभी से निरंतर रूप से यह सक्रियता से अपनी सेवाएं धर्म संघ को एवं समाज को देती आ रही है। इस संस्था की सबसे बड़ी विशिष्टता यह है कि इसके जो सदस्य है वह हमारे समाज के प्रोफेशनल्स हैं। इसकी जो सदस्यता अर्हता है वह एक प्रोफेशनल होना है, और इसलिए जितने भी जो सदस्य हैं उन्हें एक समान प्लेटफॉर्म मिलता है, एक ही मेंटलिटी का, एक ही सबके साथ उठने बैठने का अवसर मिलता है। और इस संस्था के द्वारा जो नेटवर्किंग है
वह मुख्य इसका आकर्षण है। तेरापंथ धर्म संघ की मुख्य संस्था के नाते जो भी सदस्य इससे जुड़ते हैं वह सिद्ध धर्म संघ से जुड़ते हैं। सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य यही है कि इस संस्था से जुड़ने से आप धर्म संघ से जुड़ रहे हैं। दूसरी बात, जो हमारे मुख्य ऑब्जेक्ट्स है, जो हमारे मुख्य आयाम है, उनमें सेवा, चिकित्सा, शिक्षा, हमारा आध्यात्मिक विकास, हमारी प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग। आज का जो जमाना है हम सभी जानते हैं कि नेटवर्किंग का जमाना है, और तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम से जो भी हमारे सदस्य जुड़े हैं उनको इस नेटवर्किंग का बहुत बड़ा फायदा मिलता है, क्योंकि वो जितने हमारे अनुभवी प्रोफेशनल्स हैं, एक दूसरे प्रोफेशनल से, अपने सेम प्रोफेशनल से, सभी से सीधे डायरेक्ट जुड़ते हैं और उनको उनकी सेवाओं का पूरा लाभ मिलता है। शिक्षा के क्षेत्र में आप सभी जानते हैं रेगुलरली हमारे कार्यक्रम होते हैं, हमारे माध्यम जो सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलती है। चिकित्सा में हमारा एटीएम वेन चल रहा है, और भी हमारे, और मुख्य रूप से हमारी जो ब्रांचेज है, अभी देश भर में लगभग 66 ब्रांचेज हमारी है और 5,500 हमारे सदस्य हैं प्रोफेशनल्स। वो पूरी इस संस्था से जुड़कर इस संस्था को नए नए कार्यक्रमों के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उन्हें आप सभी का स्वागत करते हुए हमारे जो आज के मुख्य वक्ता हैं सुनील कुमार जी जैन, उनका भी स्वागत करता हूं। एक अच्छा नया विषय है, कोरोना काल में व्यापारियों के लिए, व्यवसायों के लिए एक नया विषय है। निश्चित रूप से हम आपकी इस विद्वता का, आपके इस लेक्चर का, आपके इस डेलिब्रेशन का पूरा लाभ लेंगे। पुनः राहुल जी राठौड़ एवं उनकी पूरी टीम को बधाई, सभी के प्रति शुभकामनाएं। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी। आपने बहुत ही संक्षिप्त में 2007 से जो आज स्थापित है हमारी संस्था, उसका परिचय दिया। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के 74 से अधिक केंद्र हैं पूरे भारतवर्ष में, और हमारे 4000 से अधिक प्रोफेशनल मेंबर्स हैं। और इसका जो हम ये कह सकते हैं कि जो कार्य की जो आपको बताया निर्मल जी ने, वो इतने विशाल लेवल पे अब हो चुके हैं कि अब तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम अपने आप में जो समाज के प्रोफेशनल्स को जोड़ने में बहुत सक्सेसफुल रही है। मैं आज के वक्ता हमारे सुनील जी को, संदीप जी एक मिनट, एक बात मैं और कहना चाहूंगा। संदीप जी वापस जाऊंगा। एक बात की, मेरा अभी काफी यहाँ उपस्थित समाज के बंधु हैं, हमारे प्रोफेशनल्स हैं, उन सभी से मेरा एक निवेदन रहेगा कि आप जो भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं समाज के, वह इस संस्था से सदस्य बनकर आप जुड़े। जो भी आपके परिवार में, आपके फ्रेंड सर्किल में, आपकी सोसाइटी में, आपके जान पहचान में जितने भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं, आप उनको तेरापंथ प्रोफेशनल के साथ जोड़ें। हमारा सदस्यता अभियान रेगुलर चलता है, हमारी आजीवन सदस्यता है, फेलो मेंबरशिप है, पैटर्न मेंबरशिप है। पूरी जानकारी हमारे तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के जो भी वहाँ पदाधिकारी हैं उन सबसे आप ले सकते हैं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन रहेगा कि आप इस संस्था से जुड़कर धर्म संघ के साथ जुड़ें। ओम अरहम। जरूर जरूर निर्मल जी, बहुत बढ़िया आपने बताया। मैं मित्रों आपको बताना चाहूंगा कि राहुल जी के नेतृत्व में सूरत का जो केंद्र है वो ऑलरेडी 100 की सदस्यता को टच कर चुका है, और आगे भी अभी भी हमें लगता है कि बहुत बहुत ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो नहीं जुड़े हुए हैं। तो उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो अपनी ही संस्था है, आप इसके साथ जुड़ें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सूरत का, जैसा कि आपको मित्रों पता है कि सूरत का जो टेक्सटाइल मार्केट है वो बहुत यूनिक है पूरे देश में ही नहीं, मैं कहूँगा विश्व के अंदर, क्योंकि यहाँ का जो मॉडल है, मैन्युफैक्चरर्स अलग हैं और टेक्सटाइल ट्रेडर्स अलग हैं। एक अलग ही तरह का एक माहौल है, एक अलग ही तरह का मॉडल है जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा है पास्ट में। यही हमारी स्ट्रेंथ थी, लेकिन आज ये कुछ हद तक हमारी वीकनेस के रूप में उभर के आ रही है। और ऐसे भी और भी कई सारे प्रश्न हैं जो हमारे दिमाग में आ रहे हैं। तो हमारे जो आज के वक्ता हैं सुनील जी जैन, उनको आमंत्रित करें उसके पहले मैं हमारे जो अध्यक्ष हैं राहुल जी राठौड़, उनसे निवेदन करूंगा कि वो सुनील जी का एक परिचय हमारे सबके साथ में शेयर करें। सभी को सादर जय जिनेंद्र। ये हमारा सौभाग्य है कि हमको जैन धर्म और तेरापंथ धर्म संघ का, और आज का जो विषय है और जो व्यक्तित्व हमारे साथ में है, उनके लिए परिचय देना
मेरे लिए कुछ हद तक कठिन है शब्दों में, क्योंकि इतना विशालतम व्यक्तित्व है, उसके बावजूद इतने सरल व्यक्ति सुनील कुमार जैन, जिनका जन्म मुरैना एमपी में 1961 में हुआ और जिन्होंने अपनी कर्म भूमि के तौर पे सूरत को चुना। और कहते हैं, अपने बुजुर्ग कह के गए कि आपका पुरुषार्थ कभी खाली नहीं जाता है। उसी पुरुषार्थ और उसी प्रवृत्ति को चरितार्थ करने में सुनील जी ने अपना तन मन धन से लगे कार्य किया और आज एक शीर्ष स्थान पर पहुंचे हैं। पिछले 15 साल से जैन दिगंबर जायसवाल जैन समाज के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने अपनी सेवा प्रदान की है और वर्तमान में वो सूरत टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन के महामंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इनका बड़प्पन ये है कि व्यापार वर्ग में किसी को कोई भी तकलीफ है तो वो सहर्ष इनके पास जाता है और उनसे मार्गदर्शन लेता है और ये अपना समय उस समय देते हैं। मैं अगर खुद की बात करूं तो पिछले 1 दशक से मैं भी सुनील सर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे जब कभी भी सामाजिक जीवन में या व्यापारिक जीवन में कभी भी इनकी सहायता की जरूरत पड़ी है, इन्होंने अपना समय हमको दिया है और अच्छा से हमारा मार्गदर्शन किया है, जिसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं। ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि आज का जो समय है और जो परिस्थितियां हैं उसके अंदर किसी मार्गदर्शन का होना और हमको बहुत जरूरी है और सही मार्गदर्शक मिलना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। तो मेरा विशेष अनुरोध कि कार्यक्रम का आज सबको बहुत लाभान्वित होंगे। एक बार फिर से मैं सुनील सर के लिए बहुत कृतज्ञ हूं, उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। ओम हरम। थैंक यू राहुल जी। अब मैं सुनील जी को आमंत्रित करूंगा। उसके पहले मैं बता दूं कि हमारे साथ में वेस्ट जोन के हमारे प्रेसिडेंट कैलाश जी जापक जुड़ चुके हैं और भी नेशनल लेवल के हमारे कई सारे पदाधिकारी हमारे साथ जुड़े हैं। उन सभी का स्वागत है। ओवर टू यू सुनील जी, प्लीज स्टार्ट सर। सुनील जी, please start sir. We are looking forward to your सभी स्वजनों को जय जिनेन्द्र और जय श्री राम। सर्वप्रथम तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम, उनकी टीम, अध्यक्ष श्री राहुल जी, मंत्री श्री प्रियांक जी, संदीप जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार कि इस वेबिनार के माध्यम से इतने लोगों के बीच आज सत्संग करने का मौका मिल रहा है। एक प्रेयर है जो मैं मनन करूंगा कि जिंदगी तूने दी है तो जीने का सलीका भी देना, पांव दिए हैं तो तौफीक के सफर भी देना, जुबां तूने दी है कि मैं तो गूंगा था, अब मैं बोलूं तो मेरी बातों में असर भी देना। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम है ही, आएगा अर्थात कल के लिए हमको आज ऊर्जा बचा के रखनी। अपना टाइम आएगा, कल के लिए व्यापार करने के लिए हमको किस तरह तैयार रहना है, इस विषय पर मैं आगे चर्चा करूं उसके पहले मेरी पर्सनल व्यापार की यात्रा आपके साथ संक्षिप्त में साझा करना चाहूंगा। लगभग वर्ष 1980 में
मुरैना में हमारी रिटेल की दुकान हुआ करती थी। साल का लगभग लाख सवा लाख रुपए का टर्नओवर होता था। उसी दुकान में शोरूम बनाया, फैंसी साड़ियां, फैंसी कपड़े, शूटिंग सेटिंग सभी कुछ स्टार्ट की। ऑलमोस्ट 88-89 तक मुरैना शहर की टॉप 10 शोरूम में हमारे शोरूम की गिनती गिनी जाने लगी। इस 7-8 साल के सफर में, क्योंकि मुझे उसके पहले फैंसी साड़ी, फैंसी कपड़ों का बहुत अनुभव नहीं था, तो कुछ कारण रहे जिसकी वजह से ये सक्सेस मिली, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हमारी वहां की दुकान का नाम होता था एक बोलिया की दुकान। एक बोलिया फिक्स प्राइस शॉप। ₹10,151 का अगर कोई बिल बनता था, ग्रामीण ग्राहकी भी बहुत थी, ऊपर का ₹1 लेना बहुत मुश्किल हुआ करता था। जब भी कभी ऐसी घटना आती थी, ऊपर का ₹1 नहीं दे रहा, ऊपर का ₹50 नहीं दे रहा, ऊपर का ₹20 नहीं दे रहा, हम लोग बड़े प्यार से, विनम्रता से, बड़े सरल तरीके से समझाते थे कि ये हमारी पॉलिसी का हिस्सा है, ये हम ऊपर के रूप में नहीं छोड़ सकते। कुछ अपवादों को अगर छोड़ दूं तो लगभग टाइम नाराजगी के बाद वो कस्टमर हमसे खुश होकर हमारा ग्राहक तो बनता ही था, साथ में बहुत सारे लोगों को हमसे जोड़ा था। दूसरी चीज थी कि जो हम लोग प्रोडक्ट रखते थे उस पर एक ही चीज की नजर रहती थी कि कोई कपड़ा, कोई प्रोडक्ट, कोई साड़ी, कोई शूटिंग, कोई शर्टिंग बिक रही है तो क्यों, और रुक रही है तो क्यों, उसका क्या कलर अच्छा है, उसका प्रिंट अच्छा है, उसका फॉल फील अच्छा है, क्या अच्छा है, क्या वजह है। और तीसरी चीज थी लगन। आज भी मुझे याद आता है दोस्तों, उस दौरान कभी ऐसे भी क्षण होते थे कि मेरे पास ग्राहक ही नहीं है, पड़ोस में कहीं ग्राहक है, तो लिटरली मुझे बुखार आता था, मेरा टेम्परेचर बढ़ता था। नाइन्टी के आसपास तक पहुंचते पहुंचते हमारी सेल अप्रॉक्स 40-45 लाख के करीब पहुंच गई। तो मन में आया कि अब और ग्रोथ करनी है तो मुरैना को छोड़ना होगा। सूरत की तरफ मुड़े। जिस दिन सूरत के लिए जब आए थे, स्टेशन पर एक मित्र मेरे साथ थे। मैंने उनसे एक चीज कही थी कि अगर सक्सेस नहीं हुए तो क्या, क्योंकि मुरैना तो वापस आएंगे नहीं। वो मेरे मित्र ने
एक बात मुझसे कही कि सुनील, तुम कुछ भी हो जाए, तुम व्यापार में अनसक्सेस नहीं हो सकते। शायद उस दिन की बात परमात्मा ने सुनी और ये 25 सालों का सूरत का सफर की सक्सेस उस परमात्मा की कृपा का फल है। '94 में आकर 2020 अभी चल रहा है, बहुत सारी ट्रेंड में चेंज देखा है। जब आए थे तब सिंपल प्रिंट चलता था, उसके बाद कड़क का दौर आया, रिच पल्लू विस्कोस का दौर आया, एम्ब्रॉयडरी आई, कैटलॉग का टाइम चला, टॉप डाइट आ गया। दोस्तों, ये निरंतर हम सक्सेस रहे, उसके पीछे का रीजन है कि जो फैशन में चेंज आया उसके साथ समय समय पर हम लोग जुड़े। आपको यदि सक्सेस पानी है तो समय के साथ बदलना ही पड़ेगा। सफलता के लिए यह बदलाव बेहद जरूरी है, अदरवाइज आप आउट हो जाएंगे। अपना टाइम आएगा, टाइम है ही। कल के लिए, आने वाले कल के लिए हमको आज ऊर्जा बचा के रखें। दोस्तों, इस क्लाइमेट में रेड सिग्नल और ग्रीन सिग्नल, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी एट ए टाइम मूव करती है। यह आपके ऊपर है कि आपको कैसे उसे कैच करना है। पॉजिटिव अर्थात खुशियां, मुस्कुराहट, आनंद, इसको लेना है तो थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। और निगेटिव लेना है, परेशानियां लेना है, दुख लेना है, ये बहुत फ्री मूड में रहता है। आपके पास आया, घंटे 2 घंटे के लिए भी आपने इसको अगर टाइम दे दिया, इसका साथ निभा लिया, तो ये बिन बुलाए मेहमान की तरह हफ्तों रुकना चाहिए। और अगर आपने एक हफ्ता इसके साथ ले लिया तो यकीन मानिए महीनों में कन्वर्ट हो जाए। पॉजिटिव, खुशियां, आनंद, इसकी थोड़ी शॉर्टेज रहती है, एक्स्ट्रा बुकिंग में चलता है। प्री बुकिंग करानी होगी, मगर आसान है, प्रैक्टिस। आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, बढ़िया सा ऑर्डर देते हैं, मलाई कोफ्ता, दाल दम आलू, रायता, नान, बिरयानी, जो आपका मन करता है वो आप मंगाते हैं। खाना खा के, हाथ धो के जब आप घर तक आते हैं
तो शायद उसका स्वाद, उसकी खुशी, उसकी चहक चली जाती है। इसके विपरीत इसी मीन टाइम में यदि कोई दुख का समाचार, कोई नेगेटिव चीज, कोई नेगेटिव बात आपके साथ हो जाए, हाथ धोने से भी नहीं जाती, वो आसानी से जाना ही नहीं चाहती। बट थोड़ी सी अगर आपने प्रैक्टिस की तो उसको भी हाथ धोने की तरह आप उसको विदा कर सकते हैं। यहां मैं एक मित्र के साथ हुई घटना का जिक्र करूंगा। बात थोड़ी पुरानी है। हमारे उन मित्र की मार्केट में फायर की घटना हो गई और देखते देखते उनका कैंपस भी चपेट में आ गया। उस घटनाक्रम के दौरान वो मित्र ने अपने आप को समझाया कि भाई दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, आपने इंश्योरेंस कराया हुआ है, आपका इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, आपकी वजह से ये फायर नहीं हुआ है। शाम को लोकल की इंश्योरेंस की टीम आती है, उनको वो सब पूरा कैंपस घुमाते हैं, दिखाते हैं कि क्या क्या। उनके साथ दो एक मित्र भी थे। शाम को घर आते हैं, घर पर खाना खाते हैं, नित्य की तरह आराम से वो सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह 9 बजे के आसपास उनके पास एक फोन आता है। उनके मित्र का, जो कल उनके साथ थे, वो उनको बोलते हैं कि भाई आपको ठीक लगे तो कुछ मैं आपसे बात करना चाहता हूं कल के विषय में। तो मित्र ने कहा ठीक है बताएं। बोले कल की शाम की जब इंश्योरेंस की टीम आपके ऑफिस में इंस्पेक्शन के लिए थी, साथ में मैं भी था, मैंने ये देखा कि आप में कोई दुख नहीं था इस फायर को लेके, इस नुकसान को लेके आपके अंदर कोई पीड़ा नहीं दिख रही थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि आपका नुकसान हुआ है। और बोले आज 11:30 बजे जो टीम आने वाली है वो इससे अपर क्लास की टीम है, उनके सामने भी अगर आपने ऐसा ही प्रेजेंटेशन दिया तो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं होगा। आपको दुख ना भी हो तो भी आर्टिफिशियली आप दुख दिखाइए, आप परेशानी दिखाइए कि आपको कितनी बड़ी परेशानी। वो बोले कि भिखारी को भी भीख तब मिलती है जब वो कोई भेष धारण करता है। मित्र का फोन कट हुआ और इन्होंने 11:30 बजे जो टीम आने वाली थी उसके लिए दुख लेना शुरू किया। 11:30 बजे जब वो पहुंचते हैं अपने ऑफिस, जब टीम के साथ वो भ्रमण कर रहे थे, दिखा रहे थे कि भाई ये लॉस हुआ है, ये लॉस हुआ। तो आज दुख भी था, चिंता भी थी, बॉडी लैंग्वेज भी अलग थी। 1 घंटे के बाद इंतहा तब हुई जब उस टीम के साथ ये ऑफिस में बैठ के लॉस का एक आकलन कर रहे थे कि क्या लॉस हुआ है। तो हमारे ये मित्र लिटरली फूट फूट कर रोने लगे। दुख को उन्होंने इतना अंदर से अंदर तक अच्छे से ले लिया था। वो टीम वापस विदा हुई कि मित्र ने अपने दोनों हाथों से अपने आंसुओं को पोंछा
और दुख को बोला कि भाई अब तुम जाओ, हो गया। आप विश्वास करेंगे कि 72 घंटे में भी वो व्यक्ति नॉर्मल नहीं हो पाया। 3 घंटे केवल वो दुख को एंटर किया, एंट्री दी, और 72 घंटे में कंटिन्यूअस समझाने के बावजूद भी कि आपका इंश्योरेंस है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मन बार बार ये बोलता था कि अब मेरा क्या, मैं कल से कारोबार कैसे करूंगा, मेरा सब कुछ फाइल में साफ हो गया। कुल मिलाकर दोस्तों, जब भी कोई नेगेटिव, जब भी कोई दुख, जब भी कोई परेशानी का कारण बने, उसको कैलकुलेटिव करें, क्या आपका नुकसान है, पेपर पे नोट करें और विदा कर दें, वो हो जाएगा। हम नॉर्मली देखते हैं कि हम परेशान अपने दुख से कम दूसरों के सुख से ज्यादा होते हैं। वर्तमान लॉकडाउन में कह सकते हैं कि सब लगभग समान स्थिति में, सब किसी हद तक समान परेशानियों में है। मैं कुछ क्रिकेटरों का नाम आपके साथ साझा करता हूं। कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, सौरभ गांगुली, विराट कोहली, युवराज, ये सभी ने शून्य से शिखर तक का अपना सफर तय किया है, और कोई ना कोई स्लॉट टाइम का ऐसा आया है जब ये फ्लॉप रहे। ये टाइम का स्लॉट जब निकला है इनका, तो वापस इन्होंने शिखर को छुआ है। क्योंकि दोस्तों, समय कभी एक समान नहीं रहता है। आज के इस दौर में, पिछले लॉकडाउन में हमने 3 महीने में एक चीज जरूर समझी है, सीखी है, देखी है कि अगर हमको पॉजिटिव रहना है तो पहली चीज टीवी से दूर रहे, टीवी समाचारों से दूर, व्हाट्सएप की ज्ञान गंगा से दूर रहे, और तीसरी चीज हम फोन कॉल जिसको भी करें, कोरोना पर, इस महामारी पर बहुत चर्चा ना करें। आपको वो वही सुनाएगा जो टीवी में, व्हाट्सएप पर या लोगों से उसने सुना है। आपको अगर डर नहीं होगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, तब भी वो आपके अंदर कहीं ना कहीं आने लगे। कभी भी किसी भी तरीके से अगर आपके अंदर कोई नेगेटिविटी आ भी जाए, तो बड़ा सुंदर सरल तरीका है कि आप अपनी बैक हिस्ट्री में, बैक मेमोरीज में आप कुछ पल गुजारिए। अपने बचपन में अपने मित्रों के साथ आपकी कब शादी हुई, कब आप घूमने गए, कब आप कहां सफर किया, जो आपके साथ गुड मेमोरीज हो, उसके साथ चंद समय बिता दीजिए। आपको लगेगा कि एक नई ऊर्जा का संचार आपके शरीर में हो रहा है। मान्यवर, भाग्य से ज्यादा समय से पहले
किसी को कुछ नहीं मिला, यह हम जानते हैं। कर्म करना हमारे हाथ में है, फल ईश्वर के हाथ में है, हम ये जानते हैं। बट बावजूद इसके हम इसके साथ जीते नहीं हैं। हर समय ये सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं, मैं ही इसका मालिक हूं। आप जिस दिन ये सोच लेंगे कि कार्य करना आपके हाथ में है, वो निमित्त आपको बनाया है, परिणाम आपके हाथ में नहीं, तो आपकी लाइफ, आपकी जर्नी, आपका जीवन एक अलग आनंद की दुनिया में है। एक मित्र की घटना आपके साथ शेयर करता हूं। चंद वर्षों पहले की बात है। हमारे उन मित्र को एक बैक बोन में कोई प्रॉब्लम थी। सूरत में घोरदौर रोड पर एक अंधाश्रम करके एक जगह है, वहां डॉक्टर भंसाली रहते हैं, बैठते हैं, बहुत अच्छे फेमस डॉक्टर हैं। उनके पास वो रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए जाते थे। एक दिन ऑफिस से जाने में लेट हो गए, रात को 8:30 बजे वो वहां पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर बंसाली जी से बोला, मैं लेट हूं, मैं कल आऊं, अगर आप अभी ना देख पाए तो। बोले नहीं, आप आए हैं तो अंदर जाके लेट जाइए। वो अंदर जाके लेटे। डॉक्टर बंसाली आए, उनको चेक किया। लेटे लेटे हमारे मित्र देखते हैं कि सामने दीवार पर एक साधु संत की एक बहुत अच्छी तस्वीर टंगी थी, बड़े साइज की। डॉक्टर के क्लिनिक में, केबिन में इतनी बड़ी तस्वीर एक अलग घटना थी। उन्होंने डॉक्टर साहब से पूछा कि अगर आपको एतराज ना हो तो मुझे बताएंगे ये कौन है, क्या है, कैसे आपने इनको यहां लगा रखा है। तो वो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि मैं आपका ट्रीटमेंट कर रहा हूं, सुबह से शाम तक मैं ट्रीटमेंट करता हूं, लेकिन ध्यान मेरा ये मेरे संत के ऊपर रहता है, ये मेरे गुरु है। वो मित्र ने डॉक्टर से एक सवाल और किया। बोले डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज आपसे पूछनी है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मेमोरी लॉस होना शुरू हो गई है। डॉक्टर साहब ने देखा, पूछा कि भाई क्यों ऐसा लगता है आपको, क्या हुआ ऐसा? बोले अभी कुछ टाइम से मेरे को ये लगता है कि मेरे व्यापार में मैं यदि बहुत बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, करोड़ों रुपए के कुछ फायदा हो जाता है, मेरे कपड़े के व्यापार में हो जाए, मेरे प्रॉपर्टी की लाइन में हो जाए, किसी में भी हो जाए, मगर हुआ तो उसकी खुशबू मुझे 2-3 दिन तक एहसास कराती है और मैं भूल जाता हूं। ठीक वैसे ही कोई नुकसान की बात आ जाती है, व्यापार में हो, प्रॉपर्टी लाइन में हो, या किसी में भी हो, तो उसको और एक आध दिन बाद में हो जाए। तो जब मैं ये चीजें सोचता हूं कि इतना करने के बाद ये सब हो रहा है, तो मुझे लगता है यार क्या है ये। उस मित्र को डॉक्टर बंसाली साहब पूछते हैं, क्या क्या आपकी दिनचर्या है? मित्र बताते हैं कि भाई मॉर्निंग में हम प्राणायाम करते हैं, कभी कभार घूमने भी चले जाते हैं, थोड़ा योगा कर लेते हैं, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, ये सब टाइम टू टाइम करते हैं। रात को सोने का टाइम भी लगभग फिक्स है। वो डॉक्टर बंसाली जी बहुत मुस्कुराते हैं और हमारे मित्र को एक चीज बोलते हैं कि दोस्त, जिस चीज को पाने के लिए
साधु संत महात्मा हिमालय पे तपस्या करने जाते हैं। तुम इस सांसारिक जीवन में, इस गृहस्थ जीवन में व्यापार करते हुए अगर वो चीज पा रहे हो तो निश्चित रूप से तुम्हारा कहीं ना चिंतन मनन कुछ अलग है, बट ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जब भी कभी मेरे मन में भी किसी टाइप की उलझन होती है तो मैं भी उस मित्र की घटना को याद करके अपने आप को शांत कर, जिन भाइयों का व्यापार का अनुभव 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल का है और जिनकी एज 35 प्लस है, 30 प्लस है, 50 के हो गए, 55 के हो गए, 60 के हो गए, 65 के। आप याद कीजिए बीते हुए कल में 10 सालों में, 20 सालों में, 30 सालों में आपने जो व्यापार किया है, वो क्या मशीन के अंदाज में नहीं किया है? जो इंसान को एक एहसास होता है, क्या वो एहसास आपके साथ कभी रहा है? दोस्तों, 10 करोड़ वाले ने 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ की सेल अपनी बढ़ाई, किसी ने कोई और लाइन में कुछ ग्रोथ की, बट उस ग्रोथ को कितने टाइम रेगुलरली हम एहसास करते रहे हैं, ये बड़ा सोचने का सब्जेक्ट है। आपने पहली गाड़ी कब खरीदी? आपकी पहली शादी कब? आपने पहला घर कब खरीदा? आपने पहला ऑफिस कब खरीदा? आप घूमने कब गए? आपने विदेश यात्रा कब की? और उसके बाद आपने वापस 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 ये सब की। उन सब चीजों का कितना एहसास रेगुलरली आप रख पाए? इन एहसासों के साथ अगर आप व्यापार करते, जीवन जीते, उसकी खुशबू, उसका आनंद लेते, आपके इस जीवन की महक। इस लॉकडाउन में तमाम परेशानियों के बीच मुझे कुछ फायदे की चीज नजर आती है, तो ये एहसास वाली चीज नजर आती है कि हर आदमी ने कहीं ना कहीं चिंतन किया है, मनन किया है। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम है ही। ऊर्जा पर हमने बहुत सारी बातें की। आने वाले कल में हमें व्यापार करना है, सक्सेसफुली करना है। मैं आपके साथ कहना चाहूंगा कि सर आपका म्यूट हो गया है सुनील जी। सुनील जी, सुनील जी आपका बटन म्यूट हो गया सर, एक बार वापस से उसको अनम्यूट करना पड़ेगा। सुनील जी, हम लोग इवेंट की टीम डिसाइड करते हैं, गिफ्ट क्या देना है ये डिसाइड करते हैं, कहां किसको ठहराना है ये डिसाइड करते हैं,
एक एक चीज का ब्लूप्रिंट बनाते हैं, और जिस दिन वो फंक्शन की तारीख आती है, जब लोग उस फंक्शन से वापस जाते हैं, कोई हमसे कहता है कि यार क्या डेकोरेशन थी, कोई बोलता है कि क्या फूड था, कोई बोलता है आपका क्या मैनेजमेंट था। तमाम तमाम तारीफों की पुल आपके सामने आते हैं, मगर जब आप मुड़ के देखते हैं तो आपको पता चलता है कि कितने महीनों की कसरत के बाद, कितने महीने की मेहनत के बाद उस ब्लूप्रिंट की साथ मिनट टू मिनट चल के वो सक्सेसफुल इवेंट आप कर पाए। अपना टाइम आएगा, सक्सेसफुली व्यापार हम करेंगे, इसके लिए आने वाले कल के लिए आज से ब्लूप्रिंट बनाएंगे कि कैसे हम बिजनेस में आने वाले टाइम को अपना टाइम बनाएंगे। क्या हमको प्रोडक्शन आगे लेना है, क्या हमको प्रोडक्ट में चेंज करना है, क्या हमने पहले प्रोडक्शन लिया, हमारा माल रुका, हमने डेड स्टॉक में लॉट में हम कपड़ा बेचा, वो गलतियां हम वापस नहीं करते। कौन से माल हमारे बने जो शॉर्ट सप्लाई हुई। और हाँ दोस्तों, शॉर्ट सप्लाई से ही ब्रांड बनता है, सप्लाई से ब्रांड नहीं बनता। वापस कहूंगा कि शॉर्ट सप्लाई से ब्रांड बनता है, सप्लाई से ब्रांड नहीं बनता। आने वाले टाइम में हमारी इस टेक्सटाइल में हमें क्या चेंज करना है, क्या हमको फाइनेंशियल तैयारियां करनी है, गारमेंटिंग की लाइन में क्या हम जा सकते हैं, क्या फ्यूचर है, इन तमाम तमाम बातों को आप अच्छे से नोट डाउन करें। एक और चीज भी साथ में है कि हमको सेलिंग का नेटवर्क भी चेंज करने का समय आ गया है। इस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम कैसे अपने सेलिंग नेटवर्क को और मस्त बना सकते हैं, बहुत मजबूत कर सकते हैं। हम सभी के लिए एक बहुत अहम चीज है, यहां याद रखने के लिए समय हमेशा के लिए, कि समय एक सा नहीं रहता, समय एक सा कभी नहीं रहता। आपका अच्छा टाइम आया है, अच्छा टाइम आएगा। आप व्यापार में, समाज में, पैसे से जो भी आप नाम, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा बनाते हैं, ये सब कुछ संभाल के रखने की जरूरत है, क्योंकि समय एक सा नहीं होता। आज आपकी बारी है, आपको चांस मिला, आप हटे, दूसरा आया। परिवर्तन संसार का नियम है। आप हटेंगे नहीं, दूसरा आएगा नहीं, तो ये तो फिर मोनोपोली हो जाएगी।
राजा महाराजों के भी टाइम कभी एक से नहीं रहे। अगर हम समय एक सा नहीं रहता है, ये माने, ये समझें और इस चीज को अगर दिमाग में बिठा के रखते हैं तो सदैव जमीन पे चलते हैं, आसमान में नहीं उठते। दोस्तों, फुल ऊर्जा के साथ अपना टाइम आएगा के लिए दुखों को टाटा कहते हो, परेशानियों को बाय बाय कहते हो। आज के इस शीर्षक अपना टाइम आएगा को सार्थक बनाएं। कुछ लाइनें आपको कहना चाहूंगा कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। ये एक मेरे ख्याल से यादगार सेशन जिसको हम बोल सकते हैं टेरापुन प्रोफेशनल फोरम का होने वाला है, क्योंकि जो आपने बातें करी हैं आज, तो बहुत हद तक हम सभी के मन के जो डर हैं उनको उन्होंने एड्रेस किया। खास तौर से जो माहौल है, इस माहौल में जो हम कंटिन्यूसली नेगेटिविटी का जो हम पे कंटिन्यूस प्रहार हो रहा है, लगातार हम नेगेटिव मीडिया के थ्रू, इवन अपने मित्रों के थ्रू, और फिर उसको अपने परिवार में भी हम ट्रांसमिट करते हैं और आगे समाज में हम जिस तरीके से उसको हम फैलाते हैं, उसके ऊपर आपने बहुत अच्छी सोच दी है हमें कि हमें नेगेटिविटी से दूर रहना है। और साथ ही साथ आपने ये भी चीजें बताई कि कैसे पॉजिटिव रहा जा सकता है, किस तरीके से हम पॉजिटिविटी को मेंटेन कर सकते हैं अपनी लाइफ में। कुछ जो बातें खास तौर से जो मुझे बहुत अपील करी, अपने गुड मेमोरीज को, पुरानी अच्छी यादों को ताजा करना और परिवार के साथ में ताजा करना, ये एक बहुत बढ़िया तरीका है साहब पॉजिटिविटी को लाने का अपनी जिंदगी में। दूसरी जो आपने बहुत बड़ी बात बोली कि गीता का जो एक सार कहते हैं कि कर्म किए जा और फल जो है वो प्रभु पे छोड़ दो, तो ये जो बात आपने अपने शब्दों में आपने बोली है, ये सुनकर के बहुत, ये फिर एक रीइंफोर्स करती है हमारी सोच को और हमारी विचार को कि हाँ किस तरीके से पॉजिटिव रह सकते हैं। दूसरा जो आपने बताया कि एनर्जी को हम कैसे अपने कंजर्व कर सकते हैं, किस तरीके से हम एक ब्लूप्रिंट तैयार करें, अपनी एनर्जी को अभी बचा के रखें, हम अभी परेशान नहीं हो, हम समय का वेट करें, अपना टाइम आएगा, जो आपने बार बार जो आपने बात बोली, और जो हमारे आज का शीर्षक भी है, निसंदेह हम सबका टाइम आएगा। और मैं समझता हूँ कि ये हम सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत मोटिवेटिंग सेशन था ये आपका। समय कंटिन्यूस बदलता है, समय बदलने के साथ में फिर वापस से नया वक्त आएगा, इसमें भी हमें किसी को हमारा पुराना, हम खुद अपने अनुभव याद करें। आपने जो एक बात बताई इंश्योरेंस वाली, कि हम गम को ज्यादा जल्दी पकड़ करके और लंबे समय तक हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात है। और ये हम सब अपने में हमें अपना आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि क्या ये हम अपने साथ ऐसा हो तो नहीं रहा है, और अगर हो रहा है तो हमें कैसे हम उसको ओवरकम करें, कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव करें। बहुत बढ़िया लगा सर आपकी पूरी जो आपकी जो आपने जो उद्गार व्यक्त किए, जो आपने हमारे साथ में जो अपने विचार व्यक्त किए, वो सुनकर के लगा कि हम वास्तव में अपना टाइम आएगा और डेफिनेटली आने वाला है। मेरे पास में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं जो मैं आपके साथ में कुछ हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी तरफ से आए हैं, मेरे पास डायरेक्ट चैट के थ्रू आए हैं, व्हाट्सएप के थ्रू आए हैं, तो मैं उनको लेना चाहूंगा। कुछ लोग खुद क्वेश्चन भी करना चाहेंगे आपसे, तो उनको भी निसंदेह आप अपने हाथ, जैसा कि इसमें प्रोविजन है जूम के अंदर, आप अपने हाथ रेज हैंड कर सकते हैं, और उसके बाद में मैं कोशिश करूंगा कि डेफिनेटली आपको मौका मिले अपने प्रश्न को पूछने का। उसके पहले हम प्रश्न उत्तर की तरफ आगे बढ़े, उसके पहले मैं एक्नॉलेज करना चाहूंगा आज के हमारे सेशन में हमारे साथ में नवीन जी पारख, जो हमारे टीपीएफ के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका नवीन जी। हमारे साथ में सुशील जी चौड़िया, जो तेरापन प्रोफेशनल फोरम के नेशनल सेक्रेटरी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
उनका भी बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम के अंदर। साथ ही हमारे साथ में चीफ ट्रस्टी बेताला जी सूरत तेरापन समाज के वो जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत बेताला जी का भी। अब मैं आगे बढ़ता हूं प्रश्नोत्तर की तरफ। मेरे पास में जो एक क्वेश्चन जो आपने ब्रांडिंग का जो आपने बात बोली सुनील जी, एक आपने एक छोटा सा एक पॉइंट बताया, उसमें हम और थोड़ा आपसे सुनना चाहेंगे ब्रांडिंग के बारे में। आपने बताया कि ब्रांडिंग करने के लिए सप्लाई जो है उसको कंस्ट्रेंट में रखना जरूरी है। आप एक्स्ट्रा सप्लाई करेंगे तो ब्रांडिंग क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है, या जो भी आप कहना चाहते थे, हम थोड़ा और इसमें विस्तार में आपसे समझना चाहेंगे कि ब्रांडिंग को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं सूरत के अंदर। आपकी आवाज नहीं आ रही है सुनील जी, एक सेकंड सर, अनम्यूट करेंगे प्लीज। जी बताइए सर। जी, ब्रांडिंग की अगर बात करें तो जब हम लोग 94 में आए थे तो इस बात की चर्चा करते थे। उस समय क्या था कि स्क्रीनिंग सिस्टम ज्यादा था, खड़ी आती थी, कुछ 20-30 रुपए में एक स्क्रीन बन जाती थी आपकी ब्रांड की, और वो अपन लगा देते तो वो ब्रांड बन जाता था। मेरा आशय कहने का कि सूरत में ब्रांड और नेशनल वाइज अगर आप ब्रांडिंग की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर बहुत कम मार्जिन पर बिजनेस है। इतने कम मार्जिन पे कि कई बार तो बाहर की मंडियों के लोग विश्वास नहीं करते हैं कि आप ऐसा कैसे करते हैं, मगर उसके पीछे का एक ही लॉजिक है कि हमारे पास टर्नओवर बेस्ड वर्किंग है। जब हमारे पास मार्जिन नहीं है तो हम मीडिया पर खर्च नहीं कर सकते, ना प्रिंट मीडिया पे कर सकते हैं, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कर सकते हैं। हमारे पास एक ये स्वतः टेक्नोलॉजी बच जाती है कि हम ऑटो मोड पे कैसे ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो ऑटो मोड पे ब्रांडिंग का तरीका जो अभी तक मेरी जर्नी में मैंने देखा है कि आप अपने प्रोडक्ट की थोड़ी शॉर्ट सप्लाई रखें। शॉर्ट सप्लाई रखने से वो दसियों जगह लोग आपस में चर्चा करते हैं, यार वहां माल तो लिखा देते हैं, माल नहीं मिलता, उसकी इतने दिन की डिलीवरी है, 50 पार्सल लेने हो, 125 पार्सल 100 पार्सल लिखा हो तब वो आधे बेचता है। ये ऑटो मोड पे ब्रांडिंग है, और ये ब्रांडिंग एक्चुअली अंदर तक सेट होती है। एक बार जिसके माइंड में ये सेट हो गया कि भाई ये ब्रांड पे कपड़ा अवेलेबल नहीं होता, उसको कोई प्रिंट मीडिया भी उतना सेट नहीं कर सकता जो ये एहसास के साथ ब्रांडिंग होती है। तो संदीप जी, सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हम लोगों के मार्जिन ऐसे नहीं है कि हम ब्रांडिंग पे बहुत बड़ा खर्चा कर रहे हैं। इन जनरल बात चल रही है जी। तो आपका सजेशन ये हुआ सुनील जी कि हमें अगर ब्रांडिंग अपनी इंप्रूव करनी है तो हमें दो चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। एक तो हम सप्लाई अपनी कंस्टेंट में रखें, शॉर्ट सप्लाई रखें, और दूसरा मार्जिन बढ़ा के काम करें, जिससे कि हम ब्रांडिंग के जो दूसरे जो भी एवेन्यूज हैं, जैसे मीडिया है, पब्लिसिटी है, या और जो भी तरीके हैं, उनके ऊपर हम खर्चा करने में भी हम सक्षम हों, तो हमारा ब्रांड क्रिएट हो सकता है जी। बहुत बढ़िया सर। बहुत मैं समझता हूँ कि ये बहुत यूजफुल रहेगा हमारे जो व्यापारी मित्र जुड़े हुए हैं आज के सेशन में। ब्रांडिंग के बारे में एक आपने बहुत ही शानदार एक तरीका बताया है, एक वे अहेड जो कह सकते हैं वो आपने बताया। एक और चीज कहना चाहूंगा कि अगर इस सिस्टम पे आप उतरते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा कि आप एट ए टाइम डेड स्टॉक में नहीं जाएंगे। आपका पेमेंट एट ए टाइम फास्ट आएगा जी, और एट ए टाइम यदि आप शॉर्ट सप्लाई में रहते हैं तो आप एक बड़ी सेल पे भी पहुंचेंगे, मगर आप किसी भी हिडन कॉस्ट आपके साथ नहीं जुड़ेगी। जी जी। और इससे कई दूसरे भी जो बेनिफिट आपने जैसा बताया कि एक तो हिडन कॉस्ट आपकी बचती है, और हमको स्टॉक्स के ऊपर भी हमको ज्यादा फिर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो हम अपने वर्किंग कैपिटल को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं जी। इसके अंदर। ये वर्किंग कैपिटल पे मैं सर मेरा अगला प्रश्न है मेरे पास में। अभी के टाइम में जो पेमेंट का एक साइकिल एक तरीके से रुका हुआ सा है, कहीं ना कहीं सभी लोग अभी पेमेंट में जो छूट थी वो अभी सबके पास में कहीं ना कहीं अटकी हुई है।
तो इसका सॉल्यूशन क्या है सर, कि किस तरीके से हम अपने पेमेंट साइकिल इस प्रेजेंट टाइम में हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं सर, और कैसे हम वर्क आगे कंटिन्यू कर सकते हैं? लॉकडाउन के बाद आज 4 महीने गुजर चुके हैं और 2 महीने एटलीस्ट हमको और संभालने की जरूरत है। अगस्त और सितंबर, अक्टूबर से फेस्टिवल सीजन चालू हो जाएंगे, इन जनरल मूवमेंट आने लगेगा। पैसा आज की तारीख में भी स्लोली आया है, आ भी रहा है जी। मगर जब एंटायर सिस्टम में मूवमेंट आएगा तो ये पैसा जो हमारा पुराना रुका हुआ है वो सब हमको मिलने वाला है। दूसरी चीज, हमारे पास जो स्टॉक है वो भी हमारा बिकने वाला है, क्योंकि नया स्टॉक, नया प्रोडक्शन सूरत में नहीं हो रहा है, करने की पोजीशन में ही नहीं। हमको कोई भी नई प्लानिंग, प्रोडक्शन की, प्रोडक्ट की कोई भी नई प्लानिंग अक्टूबर से पहले नहीं ज्यादा करनी चाहिए, नहीं सोचनी चाहिए जी। सोचना है तो पेपर पे उतार लीजिए, जिससे समय आने पर हम उसके साथ मूव कर सकें। जब तक हम करेंट पोजीशन में, लेनदारी में, देनदारी में क्लियरेंस नहीं पाते, तब तक हमको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। सिंपल तरीका नजर आता है। कुल मिला के मैं यही समझा सर कि जी सर। जो आपने बात पहले भी जो आपने जिक्र किया था कि हम अभी अपने समय का ब्लूप्रिंट तैयार करें आने वाले समय का, और अभी उस पर कंसंट्रेट ज्यादा करें बनिस्बत बिजनेस के ऊपर, क्योंकि बिजनेस तो स्वतः ही फिर से जब मार्केट खुलेंगे, जब काम शुरू होगा तो फिर से पैसा भी आएगा और काम भी होगा वापस से। जी। बहुत बढ़िया सर। दूसरा एक क्वेश्चन आया है मेरे पास में, वो है चाइना के सवाल के ऊपर कि अभी जिस तरीके से कुछ समय से चाइना से इंपोर्ट बंद है, और आने वाले समय में भी अभी जिस तरीके का एक माहौल बना हुआ है देश के अंदर, लग रहा है कि चाइना का बायकॉट करने की सभी की प्रवृत्ति है, और हो सकता है कि इसका असर टेक्सटाइल उद्योग पे भी काफी पड़ेगा। आप इसमें सर क्या देखते हैं, आने वाला समय चाइना के बायकॉट से क्या ये हमारे बिजनेस पे असर पड़ेगा, टेक्सटाइल पे मेजर फर्क पड़ेगा? और दूसरी बात ये कि सर अगर ऐसा होता है तो क्या नई अपॉर्चुनिटीज ये हमारे लिए पैदा करेगी? जहां तक बात चाइना की इंपोर्ट की अगर अपन करते हैं तो कम होने पर हमको फायदा मिलेगा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। बट इस अपॉर्चुनिटी को कितना हम कैश कर पाएंगे ये अलग सवाल है। जी। क्योंकि हम लोग यहां देखते हैं कि हमारी कॉस्टिंग जो है वो चाइना के सामने बीट नहीं कर पाती। जी। चाइना से जिस दिन भी इंपोर्ट चालू हुआ उस दिन वापस हमको पुरानी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हम प्रोडक्ट में क्वालिटी कंट्रोल अभी तक कर पाने की पोजीशन में नहीं रहे हैं। हम सब मिलकर अगर इस चीज को ठान लें, एंटायर सूरत के लिए बात करें कि हमको क्वालिटी प्रोडक्ट देना है, रीजनेबल देना है, तो चाइना ही नहीं कहीं से भी हमको डर नहीं है। हम 135 करोड़ की पॉपुलेशन वाले देश में बैठे हैं। जी। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट कैसे बनाएं। बहुत सही बात कही सर आपने। वैल्यू फॉर मनी एक्चुअली अगर देखा भी जाए तो सूरत की जो मंडी है वो वैल्यू फॉर मनी के लिए ही जनरल एक इम्प्रेशन ये है कि यहाँ पे हाई वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स तो बाद में बनने शुरू हुए हैं पिछले कुछ सालों से। पहले तो यहाँ पे लो एंड प्रोडक्ट्स ही ज्यादा बनते थे। तो अभी सर ऐसा लगता है कि आने वाले समय में लो वैल्यू के साथ साथ हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स भी बनने शुरू हो गए हैं, और वो वैल्यू फॉर मनी बेसिकली कस्टमर के दिमाग में आनी चाहिए कि मुझे, मैं इसके लिए वैल्यू फॉर मनी दे रहा हूँ, जो चीज जिसका भी मैं पैसा जिसके लिए जो दे रहा हूँ उसके सामने मुझे रिटर्न बेटर मिल रहा है, तभी वो प्रोडक्ट बिकता है मार्केट के अंदर। तो बेसिकली परसेप्शन हमें कस्टमर के माइंड में क्रिएट करना है कि ये वैल्यू फॉर मनी है, तो वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट हमारा बिकेगा। मैं सर एक क्वेश्चन है गारमेंटिंग के ऊपर भी आपने जिक्र किया था
कि आने वाले समय में गारमेंटिंग एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, सूरत मार्केट भी काफी गारमेंटिंग में आगे बढ़ रहा है। तो सर आने वाले समय में क्या अभी, क्योंकि क्या हो रहा है कि सर अभी बिजनेस दूसरे तो हो नहीं पा रहे हैं, फैब्रिक से रिलेटेड जो कम है बिजनेस, या तो क्या हमें इस समय पे गारमेंटिंग की तरफ बढ़ना चाहिए, व्यापारियों को इस पे कुछ एक्शन लेना चाहिए? आज के इस वेबिनार में जितने भी हमारे टेक्सटाइल के भाई जुड़े हैं, मैं सबसे यह आग्रह करना चाहूंगा कि थोड़ा बारीकी से इस बात को समझने की जरूरत है। गारमेंटिंग डेफिनेटली हमारा फ्यूचरिस्टिक जोन है। एक उदाहरण मैं पॉजिटिव देता हूं कि लहंगा आज से कुछ साल पहले यहां शुरू हुआ और आज की तारीख में लहंगा जिस रेट में बना के हम लोग सेल कर पाए हैं, एंटायर इंडिया में उसका कोई तोड़ नहीं है। बात दूसरी करते हैं, वो आएगी अब नेगेटिविटी के लिए, कि कुर्ती में आए, गाउन पे आए, तो वही चीज हम इकोनॉमी नहीं दे पाए। गारमेंटिंग का सेक्शन बहुत बड़ा है। हम यदि इस बात पर तय कर लें कि हमको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट देना है, हमको कॉस्टिंग पर विशेष ध्यान देना है कि भाई हमारी स्टिचिंग कॉस्ट, क्योंकि फैब्रिक हमारे सूरत से जाता है और दूसरी जगह जाके स्टिचिंग होके वो हमसे सस्ता दे पाए, इट मींस कि हमारे पास जो स्टिचिंग कॉस्ट है, जो हमारे पास हिडन कॉस्ट है, वो कॉस्ट को हमको कैसे कंट्रोल करना। लहंगे में हमने करके दिखाया है, बाकी चीजों में करके दिखाना है, बट ये फ्यूचरिस्टिक जो है इसमें कोई संदेह नहीं। जी संदीप। थैंक यू सर। एक मनोज जी एक उनका हाथ रेज किया था, वो क्वेश्चन करना चाहते हैं। तो मनोज जी आप हैं वेबिनार में, तो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। प्लीज उनको अनम्यूट करेंगे, अखिल जी। मुझे लगता है शायद नो सर, ही इज नॉट हियर। हाँ, मनोज जी नहीं है। दूसरा एक क्वेश्चन सर मेरे पास में जो आया है वो है रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी सूरत का पहले हुआ करता था, लेकिन कुछ समय से हम देख रहे हैं कि सूरत के अंदर जो नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, खास से जो नई जनरेशन भी आ रही है, वो टेक्नोलॉजी की तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है। तो क्या ये सर सही रुझान है, और क्या हम आगे सूरत को टेक्नोलॉजी में और इन्वेस्ट करना चाहिए, या जो अभी पोजीशन है उसको मेंटेन करना चाहिए? निश्चित रूप से बगैर टेक्नोलॉजी का यूज किए हुए सूरत आगे नहीं बढ़ सकता। प्रिंटिंग लाइन की बात करें तो आज डिजिटल प्रिंटिंग जो आई है, वो माना कि आज की तारीख में थोड़ा सा कॉस्टिंग में ज्यादा है, पर चंद एक सालों का, चंद एक टाइम, कुछ सालों की देरी है कि डिजिटल प्रिंटिंग ही ऑफसेट के ऊपर खड़ी हो जाएगी। ग्रे की बात करें, एयर जेट है, वाटर जेट है, जैकार्ड्स हैं, ये सारी चीजें लगने से हम आज की तारीख में ऐसे प्रोडक्ट दे पाते हैं कि जो कह नहीं सकते हैं बैग हिस्ट्री के हिसाब से कि सूरत का है। आज टॉप राइट की साड़ियों को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बनारस के सामने हम खड़े हो गए, और बेहद रीजनेबल कॉस्ट में। ये टेक्नोलॉजी का परिणाम। तो बगैर टेक्नोलॉजी के यूज किए हुए आज के युग में आप आगे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ग्रोथ नहीं ले पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर टेक्नोलॉजी की अगर अपन बात करें सुनील जी, तो इसमें इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट काफी होता है और रिटर्न्स आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये एक्चुअली वही प्रश्न का उनका यही था मकसद जो पूछने का, कि भाई हम क्या हम इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आज के टाइम में हमें करना चाहिए? कुछ सालों से एक चीज देखने में आती है कि कोई भी लाइन का इन्वेस्टमेंट आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर तक बहुत वाइबल होता है। जैसे ही लोगों को पता चलता है कि इसमें मार्जिन अच्छा है, इसमें प्रॉफिट अच्छी है, लोग उस लाइन पे दौड़ पड़ते हैं और मार्जिन खत्म होना शुरू हो जाता है। और 2 साल 3 साल बाद हमको लगता है कि यार ये लाइन भी खराब हो, ये लाइन भी प्रॉफिटेबिलिटी वाली नहीं है। तो ये एक युग का, एक टाइम का फैक्टर है। इसमें आप
कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं लगा सकते कि आगे क्या होगा। आप आज को देख के कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई प्रोडक्शन लाइन में जा सकते हैं, मगर 2 साल 3 साल बाद क्या होगा ये बड़ा मुश्किल सवाल है। आपने बहुत बढ़िया बात बोली सर। मैं इसी में एक बात और जोड़ना चाहूंगा। जी मैं खुद ज्ञान व्यापार से जुड़ा हुआ हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज का डीलर हूँ ज्ञान का। जी तो जी मेरा एक अनुभव ये रहा है सर कि हमने ये देखा है कि अगर आप ऐसे प्रोडक्ट इन्वेस्ट करते हैं जिसमें आगे जाके कोई क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा नहीं है, अगर वो मास प्रोडक्शन वाले प्रोडक्ट हैं, तो उसमें जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें जब शुरू में तो मार्जिन सबको ज्यादा दिखता है। जैसे मलाई डोरी एक पहले एक प्रोडक्ट चलता था सर बहुत ज्यादा सूरत जी में। मलाई डोरी। या इवन जैसे टेक्सचराइजिंग की भी हम बात करें, पहले छोटे छोटे एक एक मशीन के भी टेक्सचराइजर यहाँ पे सूरत में बहुत थे। तो उनके पास में सर क्या था कि शुरुआत में तो जब उन्होंने नई नई फैक्ट्री डाली तो मार्जिन सबको बहुत अच्छे अच्छे दिख रहे थे। उस समय पे सबने धड़ाधड़, फिर क्या हुआ जो आपने बात बोली कि लोग एक के बाद एक भेड़ चाल की तरह उस इंडस्ट्री में आने शुरू हो गए, लेकिन इसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करने का ज्यादा उनके पास स्कोप नहीं था। जैसे जी यहाँ पे तो यहाँ नहीं है, वो उसके अंदर आप बहुत ज्यादा कोई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन टेक्सचराइजिंग में नहीं कर सकते हैं। या आप मलाई डोरी के अंदर भी जो मलाई डोरी थी उसमें ज्यादा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं था। तो हुआ ये कि धीरे धीरे जो नए नए प्लेयर्स आते गए वो उन्होंने अपना मार्केट बनाने के लिए और कम मार्जिन में बेचना शुरू कर दिया। तो मार्जिन इंडस्ट्री में गिरते चले गए, गिरते गए, अल्टीमेटली ये पोजीशन हो गई कि नेगेटिव में भी लोगों को बेचना पड़ा। और क्योंकि वो एक बार उस इंडस्ट्री में कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर चुके थे तो उससे बाहर निकलना आसान नहीं था। तो अगर हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना भी है खास तौर से, लेकिन अगर हम यही बात को अगर हम एग्जांपल लेते हैं सर अपने टेक्सटाइल वीविंग से रिलेटेड लें या प्रोसेसिंग से रिलेटेड लें या प्रिंटिंग से रिलेटेड लें, तो वहां पे जहाँ क्रिएटिविटी है, जहाँ पे कि आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वहां पे आपको मास प्रोडक्शन जहाँ नहीं करना है वहां पे डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री को अपने जल्दी उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, उसमें आप लंबे समय तक शायद उसको सस्टेन कर पाए। ऐसी एक नहीं, ठीक है वो बात आपकी। जी सर। और सर अभी एक क्वेश्चन मेरे पास में आया है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया था कि सूरत की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी वो थी यहाँ का ट्रेडिंग वाला जो सिस्टम है। व्यापारी जो मार्केट में बैठते हैं और वो एक तरह से फाइनेंसर भी हैं। वो जॉब पे कपड़ा ले रहे हैं या कपड़ा खरीद रहे हैं और फिर उसका जॉब पे प्रोसेसिंग करवा रहे हैं, प्रिंटिंग करा रहे हैं और फिर उसको मार्केटिंग कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा लोड उन्होंने ले रखा था एक तरह से मार्केटिंग का और फाइनेंस का। ये सूरत की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी, लेकिन क्या सर आज ये एक वीकनेस तो नहीं बन गई है सूरत की? क्योंकि इस कारण से जो ट्रेडर हैं, व्यापारी हैं, आज जब बिजनेस नहीं है तो उनके ऊपर प्रेशर कम है और वो कई लोग जैसे गांव भी चले गए या अभी वो सोच रहे हैं कि ठीक है हम वेट करते हैं जब इंडस्ट्री इंप्रूव होगी तब हम वापस से बिजनेस चालू करेंगे। संदीप जी, ये व्यापार के सबके नेचर है जी। ट्रेडिंग में कुछ परेशानियां दूसरी हैं, मैन्युफैक्चरिंग में कुछ परेशानियां दूसरी हैं। कल तक सूरत के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि यहाँ आके कोई भी बाहर का किसी भी प्रांत का आदमी आता था, उसको दुकान लेनी है, ऑफिस लेना है, भाड़े पे लेना है, खरीदना है, सब चीजें इजीली अवेलेबल थी। और उसका नतीजा ये रहा कि सूरत ग्रो 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 करता चला गया। जो अपॉर्चुनिटी थी वही आज की तारीख में अभिशाप बन गई। डिमांड कम होती चली गई, उधारी बढ़ती चली गई। ये समय चक्र है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय इस बात के कि हम खुद को कैसे बदल सकते हैं। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने एथिक्स पर, अपने टर्म्स कंडीशन पर, अपने तरीके से व्यापार करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो आज का जो बहाव की बात कर रहे हैं उस बहाव में चल रहे हैं। जी। डिपेंड करता है कि आपको गाड़ी सेल्फ मोड पे कैसे चलानी है। जी, बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत सही बात बताई कि हमें अपना इंडिविजुअल देखना पड़ेगा। हम मार्केट के हिसाब से नहीं चले, हम अपने आप को समझें, अपने आप को, हमारे बिजनेस मॉडल को हम बनाएं, उसके ऊपर चलें। राजेश जी का मैसेज है, वो कुछ सुनील जी से 2 शब्द कहना चाहते हैं। तो अखिल जी प्लीज, राजेश आईफोन करके उनका है आईडी, उसको एक बार आप अनम्यूट करेंगे। राजेश आईफोन। जैसा अनम्यूट कर रहा हूँ वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं।
राजेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले सूरत के सभी व्यापारियों को जय जिनेंद्र। और मैं कहना चाहूंगा आज का जो स्लोगन है कि अपना टाइम आएगा, तो भाई सूरत के व्यापारियों के लिए तो मैं यही कहूंगा, विशेषकर सुनील जी के लिए, कि सुनील जी का तो टाइम था और टाइम है और टाइम आएगा। भाई आज का जो कोविड-19 का पीरियड है, जो 4-5 महीने से सभी व्यापारी लोग सफर कर रहे हैं, तो सुनील जी के जो विचार थे कि अगर व्यापारियों में थोड़ा सा धैर्य हो, तो सुनील जी के पास धैर्य है। और उन्होंने जो हमें एक स्लोगन दिया है कि धैर्यवान होना चाहिए इस समय, तो वाकई में व्यापारियों का तो टाइम था सूरत वालों का, और है और आएगा। और आपने जो व्यापार के लिए अच्छी अच्छी बातें बताई, तो वाकई में ही सीखने लग। आज के समय में ये सभी आपकी बातें अमल करने लायक हैं, और निश्चित ही हमें धैर्य से काम लेना है और इन परिस्थितियों में सफर करना है, घबराना नहीं है। तो वाकई आने वाले समय में अपना टाइम अवश्य आएगा सभी व्यापारी। जी राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल जी, मैं आपको बीच में 1 सेकंड के लिए खाली रोक रहा हूँ। सुनील जी जरूर। मैं आभारी हूँ राजेश जी का। मेरे सब्जी साहब होते हैं, आगरा से बिलोंग करते हैं जी। जैन कारपेट के नाम से इनका कारपेट मैन्युफैक्चरिंग का बहुत अच्छा काम है जी। सुलझे वो विचारों के मालिक हैं जी। आपका बहुत बहुत स्वागत राजेश जी आज के कार्यक्रम में। आप जुड़े हमारे साथ में, और उसके लिए आपका धन्यवाद। सर, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आया है सुनील जी। ये है रिलेटेड टू नेक्स्ट जनरेशन, कि अभी व्यापारी जब खुद थोड़ा अभी उहापोह में है कि भाई बिजनेस कैसे चलेगा, क्या होगा, तो क्या नेक्स्ट जनरेशन को लेके आना चाहिए, और अगर उनको लेके आए तो सेम बिजनेस स्टाइल से काम करना पड़ेगा या कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे स्ट्रेटेजी के अंदर? संदीप जी, मैं जब ये सवाल कहीं किसी भी रूप में आता है बच्चों के फ्यूचर के लिए जी, तो मैं बहुत ऐतराज करता हूं इस बात पे कि हमको कोई हक नहीं है उसके मार्ग का डिसाइड करने का। ओके। ये उसके ऊपर हमको छोड़ने की जरूरत है कि वो क्या करना चाहता है। जी। वो आपकी लाइन चुनना चाहता है, वो खिलाड़ी बनना चाहता है, वो म्यूजिशियन बनना चाहता है, वो कौन से ट्रेड में जाना चाहता है, सर्विस करना चाहता है। क्योंकि अगर आपने उसको वो स्वतंत्रता नहीं दी जी। और आपने अपनी गद्दी पर इसलिए बिठा दिया कि भाई ये सल्तनत का मालिक तो यही है, तो वो सल्तनत बैठने के साथ में डूबना शुरू हो जाएगी, तो उसका इंटरेस्ट नहीं है। जी। आपको उससे ये पूछने की जरूरत है कि तुमको इसमें कितना रस आ रहा है। साल 2 साल बैठने के बाद भी यदि वो ये बोलता है कि मुझे इसमें रस नहीं आ रहा है, तो आप अपनी टाइम देखते देखते वाइंड अप कर दीजिए, अगर आपको नहीं करना है। जी। मगर सल्तनत के मालिक की तरह नहीं बिठाइए, क्योंकि हमारी लाइन डेली क्रिएटिविटी मांगती है, और क्रिएटिविटी कोई ऊपर से नहीं आती, अंदर से निकलेगी। उसको ये लाइन चुनना है, दूसरी लाइन चुनना है, तीसरा करना है, वो स्वतः उसका मालिक है। ईश्वर ने उसको एक स्पेशल क्वालिटी लेके भेजा है, देकर भेजा है। हम अपनी इच्छाओं का बोझ उसके कंधे पर कतई न डालें, ऐसा मेरा मानना है। जी संदीप। बहुत बिल्कुल सही है सर। ये एक्चुअली सही बताऊं सुनील जी, आज आपका ये जो सेशन है ना, ये हमारे पॉजिटिविटी से भरा हुआ सेशन है पूरा का पूरा। क्योंकि हम कभी जो ऐसा देखिए कि बिजनेस में सब हैं यहाँ पे, और अभी जो प्रेजेंट पोजीशन है वो बहुत एनकरेजिंग नहीं है। लेकिन जो आप जो बातें बता रहे हैं, जो शेयर कर रहे हैं अपने आपके जीवन का, आप मैं समझता हूँ आप अपना निचोड़ जो है, जो आपका जो आपके जो जीवन से जो आपने जो सीखा है और जो आप हमारे साथ में शेयर कर रहे हैं, वो हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा क्रांतिकारी है सर। मैं कुछ हद तक कहूंगा उसको, विच इज वी आर वेरी थैंकफुल टू यू सर कि आप ये सब चीजें हमारे साथ में शेयर करी आपने। एक लास्ट एक क्वेश्चन आया है सर। मैं और क्वेश्चन अगर कोई और अगर शेयर करना चाहे तो एक आध और क्वेश्चन मैं ले सकता हूँ। अभी भी किसी का इसमें कोई हो तो भेज दीजिए। एक क्वेश्चन अब जो मेरे पास में जो फिलहाल है वो मैं आपके साथ में पूछना चाहूंगा सर आपसे।
दिस इज रिगार्डिंग एक्सपोर्ट्स, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट फिलहाल थोड़ा सा सप्रेस्ड फील हो रहा है सबको, और स्पेशली अगर हम बात करें सूरत के जो प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि जैसे मैं दूसरी मंडियों में बात होती है तो वहां पे फिर भी कुछ कुछ काम चालू हो गया है, लेकिन सूरत में उस लेवल का नहीं हो पाया है। तो क्या सूरत के मार्केट्स को एक्सपोर्ट्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज तलाशनी चाहिए, और अगर तलाशे तो सर उसके लिए आप क्या रास्ता सजेस्ट करेंगे, किस तरीके से हम एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं सूरत के जो व्यापारी हैं? देखिए, आपने पहली बात तो कही कि सूरत को आफ्टर इस लॉकडाउन के बाद ये खड़ा नहीं हो पाया, दूसरी मंडियां खड़ी हुई हैं। तो जैसे लुधियाना है, तिरपुर है, तो ये एक्चुअली होजरी और गारमेंट से कनेक्टेड कुछ मार्केट्स हैं। इस पर्टिकुलर काल में जो शादी से रिलेटेड काम है वो बैकफुट पे गए। गारमेंट, हौजरी, ये दोनों शादी से रिलेटेड नहीं है, तो इनकी डिमांड और सप्लाई पर उतना बड़ा फर्क नहीं पड़ा है। बिल्कुल ठीक बात है। बात करें एक्सपोर्ट की, तो कॉटन और विस्कोस में हमारी फिर भी मास्टरी है, लेकिन पॉलिस्टर में आते ही हम वापस चाइना वाली प्रॉब्लम पे आते हैं कि हम वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ हम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में नहीं रहे। हमारे पास इंफ्रा ऐसा नहीं। तो एक्सपोर्ट में अच्छा ये चीज जरूर है कि आज हमको जो चांस मिला है एक्सपोर्ट का भी, अगर हम उसमें कोई ना कोई गणित लगा सकते हैं, क्योंकि सूरत में मैं ऐसा मानता हूं कि बैक हिस्ट्री में जब जब कोई महा विपत्ति सूरत में आई है, सूरत एक नई ऊंचाई पर पहुंचा है। हमको इंतजार रहेगा कि इस महामारी के बाद, इस समस्या के बाद जब हम खड़े होंगे तो हम एक नई ऊंचाई क्या पाते हैं। यहां मैं एक दो लाइनें जरूर कहना चाहूंगा हर व्यापारी भाई के लिए कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा। तो सिर्फ लड़ने के लिए तैयार रहे, डेफिनेटली एक बड़ी ऊंचाई पाएंगे। बहुत बढ़िया बात सर, हारा वही जो लड़ा नहीं। ये मैं समझता हूँ कि ये मंत्र आज का हम इस सेशन से लेके जा रहे हैं। तो हारा वही है जो लड़ाई नहीं है, बाकी तो सभी विजयी हैं अपने अपने क्षेत्र में, सब ने कोई ना कोई अचीवमेंट किए ही हैं और कर रहे हैं रेगुलरली। ये सेशन सर हमारे टीपीएफ के अब तक के सेशंस में वन ऑफ द बेस्ट सेशंस रहा है, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है, और इसके लिए पूरा श्रेय आपको जाता है। थैंक यू सो मच। मैं अब आमंत्रित करूंगा हमारे कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र जी सेठिया को, वो अपना धन्यवाद ज्ञापन करें आज के कार्यक्रम के लिए सभी टीपीएफ सूरत की तरफ से। धर्मेंद्र जी सेठिया। तेरापंथ आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत वंदन। सूरत में विराजित चारित्रक आत्माओं के चरणों में सत सत वंदन। तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम वेस्ट जोन के अध्यक्ष कैलाश जी जाबक, तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम सूरत के अध्यक्ष राहुल जी राठौड़, मंत्री प्रियांक जी लोहड़ा, संदीप जी, सभी सदस्य, सुनील जी जैन, आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं सुनील जी जैन, सीईओ वुमेन ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा, जिन्होंने आज के प्रोग्राम में कोरोना के विषम परिस्थितियों में हम कैसे अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं, आज का प्रोग्राम बहुत ही ऊर्जावान रहा। आज के प्रोग्राम से मैं नई ऊर्जा मिली, तो मैं पुनः उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। हम अपने व्यापार को किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं, इन विषम परिस्थितियों से किस प्रकार हम निकल सकते हैं। तो सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं सभी श्रोतागण को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, जिससे आज का प्रोग्राम हमारा बहुत सफल रहा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you everybody. You can now leave the session. Thank you so much.